हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन आइसोमॉर्फिज्म। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रॉब्लम करते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सरसाइज 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी ये नेट में कई बार इसको पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, तो हम देखते हैं। लेट वी बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड लेट टी बी लिनियर ऑपरेटर ऑन वी। रैंक ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी। यहाँ पर मेनली जो बात ये है कि रैंक ऑफ टी स्क्वेयर जो है वो टी है। प्रूव दैट द रेंज एंड नल स्पेस ऑफ टी आर डिसजॉइंट। इन्होंने बोला कि यदि हमारे पास रैंक ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी है, दिस इम्प्लाइज दैट रेंज स्पेस ऑफ टी इंटरसेक्शन नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर ओनली। ये हमको प्रूव करना है कि ये कैसे होगा। देखिए, मान लीजिए अल्फ़ा एन वी की बेसिस है हमारे पास, वो अल्फ़ा वन अल्फ़ा एन ऐसी बेसिस है। डायमेंशन ऑफ वी हमारे पास मान लीजिए एन है। ओके, क्लियर। अब देखिए, जो रेंज आएगी जो टी की, जो टी क्या है, वी से वी है। अब टी की जो रेंज आएगी वो वी में ही जाएगी, और रेंज स्पेस जो होगा वो टी अल्फ़ा वन टी अल्फ़ा एन से हमारा क्या हुआ, स्पैन होगा। ये उसको स्पैन करेंगे, रेंज ऑफ टी। ओके, ये स्पैनिंग सेट का हमारे पास साइन होता है, मतलब इसके द्वारा स्पैन्ड है। रेंज ऑफ टी हमारे पास ये आया। अब रेंज ऑफ टी इनके द्वारा स्पैन होगा। अब रेंज ऑफ टी मतलब ये टी कैसा है उसी पे बेस्ड। अब रेंज ऑफ टी क्या होगा, इन सभी से स्पैन हो सकता है, मतलब इनसे ज़्यादा कोई वेक्टर से स्पैन नहीं होगा, कम से हो सकता है। मान लीजिए रेंज ऑफ टी की बेसिस किसी के तक फिक्स है, मतलब ये है टी अल्फ़ा वन टी अल्फ़ा के, ये हमारी मान लीजिए बेसिस है रेंज ऑफ टी की। रेंज ऑफ टी की ये बेसिस हो गई। अब जो टी स्क्वेयर की जो बेसिस मानेंगे हम, टी स्क्वेयर की जो आएगी, टी स्क्वेयर के बाद जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, देखिए टी वी से वी पे लगा, रेंज ऑफ टी पे फिर टी लगेगा। रेंज ऑफ टी के एलिमेंट यहाँ से आ रहे हैं इस बेसिस से, तो जो टी स्क्वेयर के एलिमेंट्स जो होंगे, मतलब टी स्क्वेयर रेंज ऑफ टी स्क्वेयर जो हमारे पास आएगी वो इन्हीं वेक्टर्स के द्वारा स्पैंड होगी, टी अल्फ़ा वन टी अल्फ़ा के। सिमिलरली इसकी तरह जैसे इसकी रेंज टी अल्फ़ा एन इनसे स्पैंड थी, सॉरी टी स्क्वेयर से होगी ये, टी अल्फ़ा वन टी अल्फ़ा एन से स्पैंड थी क्योंकि अल्फ़ा वन अल्फ़ा एन बेसिस थे। अब इसकी बेसिस टी अल्फ़ा के तक हमने माननी है, तो ये इसके स्पैंड होंगे टी अल्फ़ा के तक, टी अल्फ़ा के तक से स्पैन हो जाएंगे। अब देखिए, अब हमारे पास डायमेंशन ऑफ वी तो हमारे पास एन था, और ये ज़रूरी नहीं था कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी भी एन हो, तो कोई के हो सकता था। बट दिया गया है रैंक ऑफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, मीन्स इन दोनों के जो रैंक है, रेंज स्पेस के डायमेंशन सेम है। अब इसके रेंज स्पेस के डायमेंशन, रेंज ऑफ टी के रेंज स्पेस के डायमेंशन क्या है, के है। ओके, डायमेंशन ऑफ, सॉरी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी क्या है हमारे पास, के है। अब इसके डायमेंशन भी के है, और डायमेंशन ऑफ आर टी स्क्वेयर इसके भी हमारे पास के है, दिए गए हैं ये तो इक्वल। अब देखिए, ये इसके द्वारा स्पैन है और इनको स्पैन ये ही एलिमेंट करेंगे, मतलब मैक्सिमम, मतलब के एलिमेंट स्पैन करेंगे इसको। तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, देखिए इसको के से ज़्यादा कोई और एलिमेंट इसको स्पैन नहीं करेगा रेंज ऑफ टी स्क्वेयर को।
रेंज ऑफ टी स्क्वायर को इन्हीं से तो स्पैन होना है, मैक्सिमम के इन के से यही स्पैन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बेसिस आ जाएगी, जो बेसिस ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी बेसिस ऑफ आर ऑफ टी स्क्वायर हमारे पास यही आएगी, टी स्क्वायर अल्फ़ा 1 टी स्क्वायर अल्फ़ा 2। ओके, अब ये बेसिस आई तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझे आप मेरी बात। देखिए हम दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं। हमारे पास दिया है कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर टी है और ये प्रूव करना है। मान लीजिए डायमेंशन ऑफ वी एन है और वी की बेसिस ये है। अब टी अप्लाई होने के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा एन से स्पैन होंगे, ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इनसे स्पैन होंगे। ठीक है, बट उनकी जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली एन होना तो कोई ज़रूरी नहीं। मान लीजिए के उनकी डायमेंशन है और ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो टी अल्फ़ा 1 से टी अल्फ़ा के तक इसकी बेसिस मान ली हमने रेंज ऑफ टी की। अब रेंज ऑफ टी के रैंक हमारे पास के आया, इसके डायमेंशन के आए, इसके डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर के डायमेंशन भी के हैं, तो जो टी स्क्वायर की रेंज है वो इन्हीं के द्वारा स्पैन होगी, टी स्क्वायर अल्फ़ा 1 से टी स्क्वायर अल्फ़ा के, इन्हीं एलिमेंट्स के द्वारा स्पैन होगी और डायमेंशन भी के हैं। तो इनसे ज़्यादा एलिमेंट या कोई और एलिमेंट तो आएंगे ही नहीं, कम भी नहीं आएंगे क्योंकि के है उसकी डायमेंशन। तो यही हमारे पास बेसिस हो जाएगी इसकी। ओके, अब ये बेसिस होने के बाद हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए वी कोई एलिमेंट है, वो रेंज ऑफ टी में भी है और नल ऑफ टी में भी है। ठीक है भाई, अब वो रेंज ऑफ टी में है तो उसको हम किससे कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा के। तो लिख दो वी इज इक्वल टू सी 1 टी अल्फ़ा 1 प्लस प्लस सी के टी अल्फ़ा के, ये लिख दिया भाई। टी अप्लाई कर दो, टी वी इज इक्वल टू सी 1 टी स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस प्लस सी के टी स्क्वायर अल्फ़ा के, कर दिया भाई अप्लाई टी के टी बी। ठीक है, अब वी नल स्पेस में है तो टी वी हमारे पास 0 आ गया। टी स्क्वायर अल्फ़ा के टी स्क्वायर अल्फ़ा 1 ये हमारे पास क्या है, बेसिस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन हमारे पास सी 1 इज इक्वल टू सी 2 इज इक्वल टू सी के, ये सभी 0 आ गए। ये सभी अगर हमारे पास 0 आ गए, देन फ्रॉम दिस रिलेशन हमारे पास v भी 0 आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। यही बात तो थी इसमें, बस v हमने 0 प्रूव कर दिया कि v अगर इसमें बिलोंग करेगा तो वो 0 ही होगा। ओके, देन वी कैन से दैट इफ रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, if rank of t square is equal to rank of t, then intersection of range of t and null of t is equal to 0। ओनली 0 एलिमेंट को वो कंटेन करेगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं। पी एम कोई भी पी एम एन हमारे पास पॉजिटिव है, वो है इंटीजर फील्ड के ऊपर है, वी वेक्टर स्पेस है, एम एन मैट्रिक्स का है, वी क्या है, मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, और w क्या है, मैट्रिसेस है p क्रॉस n की। ओके, और b कोई भी p क्रॉस m की मैट्रिक्स है। b क्या है, p क्रॉस m की मैट्रिक्स है हमारे पास। मान लीजिए t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t v से w, क्या करती है, a पे लगती है और इसको b a बना देती है। ठीक है, w में ले जाती है, p n में ले जाती है, और ये p क्रॉस m की मैट्रिक्स है। तो हमको यहाँ प्रूव करना है कि t इन्वर्टिबल होगा अगर पी एम है। सबसे पहले देखिए टी हमारा अगर इन्वर्टिबल होता है तो 1 1 2 होने के नाते दोनों के डायमेंशन को सेम होना पड़ता है। देन इफ टी इज इन्वर्टिबल,
दिस implies that dimension of v is equal to dimension of w। अब डायमेंशन ऑफ v हमारे पास क्या होंगे, mn इज इक्वल टू w के pn, m इज इक्वल टू p। एक बात तो हमने प्रूव कर दी कि t अगर इन्वर्टिबल है तो p इज इक्वल टू m होगा, और b इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, b इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा देखिए, यदि हम t इन्वर्टिबल हमारे पास है, t इन्वर्टिबल है, तो बी ए अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास इसका ओनली ऑन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। टी हमारे पास टी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव करना है, बी भी इन्वर्टिबल है। ओके, टी हमारे पास इन्वर्टिबल है, दिस इम्प्लाइज दैट टी इन्वर्टिबल क्या इम्प्लाई करता है, जो टी लगने के बाद टी एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, एंड टी एक्स हमारे पास क्या है, बी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इन्वर्टिबल, क्योंकि बी इन्वर्टिबल नहीं होगा तो नॉन ट्रिवियल भी 0 कर देगा। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, अब हमको करना है प्रूव इसका कन्वर्स। मतलब P इज इक्वल टू M है और B इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो T इन्वर्टिबल होगा। सिंपल सी बात है। टी ए हमारे पास क्या है, बी ए, P इज इक्वल टू M है, डायमेंशन सेम हो जाएंगे, और B इन्वर्टिबल है तो हम T इन्वर्टिबल अपने आप हो जाएगा, क्योंकि T इन्वर्स हम दोनों तरफ अगर B इन्वर्स हम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B इन्वर्स T ऑफ A इज इक्वल टू A। ओके, A टू A, एंड दोनों साइड हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन T इन्वर्स का अगर कर देंगे, देन B इन्वर्स इज इक्वल टू T इन्वर्स। दिस T इन्वर्स A इज इक्वल टू B इन्वर्स A। सिंपली T हमारे पास इन्वर्टिबल आ गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म स्टार्ट कराएं भाई। आइसोमॉर्फिज्म थोड़ा आसान सी तो बात है। कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर हमारे पास है, V2W मान लो या V2V मान लो, बट हाँ इसमें हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, यदि T हमारे पास 1 है, ऑन 2 है, देन वी कैन से दैट T इज आइसोमॉर्फिज्म। T को हम फिर आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे, और V आइसोमॉर्फिक टू W एंड W आइसोमॉर्फिक टू V, क्योंकि हम T इनवर्स भी फिर डिफाइन कर सकते हैं ना W से V में 1 ऑन 2 होने पर। तो दोनों को ऐसे बोलेंगे ये आइसोमॉर्फिक है, V से V तो होगा, और डायमेंशन दोनों के सेम होंगे। डायमेंशन सेम होंगे तो देखिए ये क्या हो गया, सिमेट्रिक, और V के आइसोमॉर्फिक होगा, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, और कंपोजिशन भी होगी। तो आइसोमॉर्फिज्म जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन है नॉर्मली। ओके, और किसी भी हम V या W कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, इनको हम आइसोमॉर्फिक बोलेंगे if there exists T such that or such that T is 1 on 2। बस यही इसकी डेफिनेशन है आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिक हो गई यदि वहाँ पे कोई ऐसी मैप एग्जिस्ट करती है तो।
सिंपल सी बात है। और अगर हम एक थ्योरम की अगर हम आगे बात करें तो थ्योरम छोटी सी थ्योरम है इजी सी, कि कोई भी एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर f आइसोमॉर्फिक टू एफ एन, ये आइसोमॉर्फिज्म का साइन है भाई जो हम यूज कर रहे हैं। कोई भी n डायमेंशनल हमारा वेक्टर स्पेस अगर है n डायमेंशन, तो ओवर f फील्ड तो एफ एन के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। कैसे होगा इसका अगर हम प्रूफ की इसकी बात करें तो बहुत इजी सा प्रूफ है। मान लीजिए हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसमें कोई भी डायमेंशन ऑफ v, मान लीजिए हमारे पास n है, v ऐसा कोई वेक्टर स्पेस है ओवर f, तो अल्फ़ा बिलोंग टू v अगर करता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी बेसिस मान लीजिए v की अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा बिलोंग टू v को, अल्फ़ा को हम लिख देंगे x1 अल्फ़ा 1 प्लस xn अल्फ़ा n। बहुत पहले हमने कर रखा है कि नहीं कर रखा कि जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं, ये हमने कब किया था, शायद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या चेंज ऑफ बेसिस के टाइम पे हमने किया था कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो यूनिक होते हैं, एक के कोऑर्डिनेट एक ही होते हैं। ये जो है अगर हम मैप डिफाइन कर दें टी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू x1 टू xn, ये क्या है, फील्ड के एलिमेंट हमारे पास, ये 1 भी होगा ऑन 2 भी होगा, तो इसलिए कोई भी वेक्टर स्पेस डायमेंशन n का और f फील्ड आइसोमॉर्फिक होता है एफ एन के। मैप हमारे पास कोऑर्डिनेट वाली मैप हम डिफाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एक्सरसाइज, हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। देखिए v क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, f फील्ड है ऑफ रियल नंबर्स विद विजुअल ऑपरेशन v वेक्टर स्पेस ओवर f, ठीक है। डिस्क्राइब आइसोमॉर्फिज्म हमने कहाँ से कहाँ डिफाइन करनी है, c ओवर R2। अब इसके डायमेंशन क्या है भाई, 2 है, इसके डायमेंशन भी 2 है, सेम है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम करते हैं, a प्लस आइटा बी, ए बी कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, रियल से, इसको हम मैप कर देंगे ए बी पे, ये हो गया भाई 1 1 ऑन 2, सो सिंपल है, हो गया हमारा आइसोमॉर्फिज्म ही हमने तो बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास है v वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सपोज देयर इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम T1 टू C3 लेट A1 A2 A3 A4, ये जो हमारे पास क्या है वेक्टर्स है सच दैट इनकी इमेज ये है। बहुत सिंपल से इसके पार्ट हैं, A1 इन द सबस्पेस स्पैन्ड बाय A1 A2 A3। देखिए यदि हमारे पास A1 इनके स्पैनिंग सेट में आए A2 A3 के, देन वी कैन राइट x A2 plus y A3, okay। If we can write this, we can write t A1 is equal to x into t A2 प्लस y इंटू टी A3, ओके। ऐसा हम लिख सकते हैं ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या देख लेंगे, डायरेक्टली टी अल्फ़ा 2 और टी अल्फ़ा 1 को हम ऐसे देख लेंगे कि टी अल्फ़ा 1 को टी अल्फ़ा 2 और टी अल्फ़ा 3 के उसमें स्पैन कर रहा है या नहीं। तो हम सिंपली अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 से इसके लीनियर कम्बिनेशन को चेक कर लेंगे, बनाएगा या नहीं बनाएगा। कैसे चेक करेंगे, सिंपल से तरीके से चेक कर लेंगे। इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ये बहुत इजी सी एक्सरसाइज हैं, आप इनको देख लीजिए। आप इनको वीडियो रोक के स्टेटमेंट को रीड करके आप इनको खुद ट्राई कर लीजिएगा।
यदि आपसे ये ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। थर्ड हमारे पास एक्सरसाइज क्या है, ये है W कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, दैट इज सेट ऑफ दिस Aij कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको पता ही होगी, ये +2 में भी आता है, चैप्टर 6, ठीक है। W वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड रियल नंबर अंडर द यूजुअल ऑपरेशन, तो ये हमारे पास क्या है, XYZ से हमारे पास ये एक वो है XYZT से हमारे पास मैट्रिक्स में एक मैप है। ये क्या मैप करती है, ये हमारे पास मैप करती है इसको कहाँ पर, T + X Y + आइटा Z Y - आइटा Z T - X, ये मैपिंग है। इसको हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, वेरीफाई करवाना है कि आइसोमॉर्फिज्म है। कैसे करवाएंगे, R4 की बेसिस पे अप्लाई करके देख लेंगे, बेसिस से इसकी मैट्रिक्स बना देंगे और उसका देख लेंगे वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, बस हो गया। ये इसमें होगा। फोर्थ हमारे पास है FMN to FMN, ओके। फोर्थ में हमें क्या करना है, FM × N, मतलब M × N की मैट्रिसेस से इसमें कितनी एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं, देखें तो M × N में MN हमारे पास एंट्रीज हैं। इससे एक मैप डिफाइन करनी है आइसोमॉर्फिक FMN तक, MN टपल्स तक। ये मैप, ऐसी मैप आप सोचिए, आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा कि ऐसी मैप जो यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म बिल्डअप करे, वो कौन सी मैप होगी। ये आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात, आप तो भी कमेंट कर दीजिएगा, आप इसका क्वेश्चन नंबर लिख करके कि क्या मैप होगी। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 4 है, और अगर ये ना बने तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कि ऐसी कौन सी मैप है, कौन सी मैप है जो हमारे पास मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, वी बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिगार्डेड एज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर के ऊपर है। वी डिफाइन फंक्शन टी फ्रॉम स्पेस टू रियल मैट्रिक्स एज फ्लोज दिस, ओके, ये हमने कर दिया। वेरीफाई टी इज 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमको 1 ऐसे इसको हमको देखना है कि 1 है या ऑन है या क्या है। 1 हमको इसको वेरीफाई करना है सबसे पहले। यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये मैप हमारे पास क्या है, x + आइटा y को यहाँ पे मैप कर रहे हैं, ओके। और C के हम अगर डायमेंशन देखें, C(R), ये डायमेंशन इसके 2 ही हैं। इसको हम किससे मतलब वो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 0 से और 0 आइटा से, इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए T को इन्हीं पे लगाइए, X को 1 लीजिए, Y को 0 लीजिए, तो 1 5 0 ये हमारे पास आएगा 1। और सेकंड हम अगर y इसको आइटा लेंगे, y की जगह फिर 1 लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 7 5 -10 -7। अब देखिए हमको देखना है कि ये 1 है या नहीं है। ये मतलब कोई भी मतलब क्या नहीं करेगा, ये इन्वर्टिबल, इसके मतलब डायमेंशन तो क्या हो गए, 2 इसके डायमेंशन होंगे, ओके। 2 इसके डायमेंशन हैं, और ये 1 है या नहीं है, ये हमने पहले भी एक वीडियो में ट्राई किया था कि ये 1 तो होगी ही होगी, बट ऑन टू हो ये कोई ज़रूरी नहीं होगा, ओके। ये हमारे पास कैसे एलिमेंट्स पे लगेगी, x1 x2 पे। 1 के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि 0 0 वाले देख लेते हैं, अगर 0 पर 0 ही जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इससे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये डायरेक्टली नॉन सिंगुलरिटी दिखा देगा 1 वाली। Z1 Z2 ये आप खुद कर लेना,
हाउ वुड यू डिस्क्राइब रेंज ऑफ टी, ये आप खुद कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 6th एग्जाम्पल क्या है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यदि V और W आइसोमॉर्फिक है तो डायमेंशन ऑफ V एंड W इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। आइसोमॉर्फिक अगर है तो 1:1 होगा, उससे हमारे पास डायमेंशन ऑफ V एंड डायमेंशन ऑफ W हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम। 1:1 जो प्रॉपर्टी है वो डायमेंशन ऑफ V को सेम क्यों लेके आएगी, क्योंकि यदि हम उस पर लिनियरली इंडिपेंडेंट V की बेसिस पे इसको अप्लाई करेंगे T को, तो ये हमको W की बेसिस देगा। डायमेंशन सेम हो जाएगा यार, नो प्रॉब्लम। आप इसको एक बार लिख करके ट्राई करके देखिएगा, बहुत इजी है। अगर डायमेंशन ऑफ V और W हमारे पास है तो हम किसके थ्रू जाएंगे, डायमेंशन ऑफ V मान लीजिए हमारे पास, डायमेंशन ऑफ V हमारे पास n है जो कि डायमेंशन ऑफ W भी है। ओके, अब V के n है तो ये V किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Fn के। Fn किसके आइसोमॉर्फिक होगा, W के, क्योंकि सेम डायमेंशन है। पीछे हम करके आए हैं कि डायमेंशन सेम होगा। 10 थ्योरम जो 10 हमने की, थ्योरम जो हमने की थी एक, वो यही थी कि कोई भी डायमेंशन V का ओवर फील्ड F के ऊपर Fn से आइसोमॉर्फिक होता है। अब ये जो कंपोजिशन हम बनाएंगे, यहाँ पर जो कंपोजिशन हमारा बनेगा कि V से Fn पे और Fn से W पे, देन वी कैन से दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक। अब यहाँ पे हमने बनाया S ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो हमने S बना दी, V से Fn पे जा रही है, T बना दी जो Fn से W पे जा रही है, T ऑफ S जो V से W पे जा रहा है, ये हमारे पास क्या हुआ, आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, आइसोमॉर्फिज्म बनेगा क्योंकि कंपोजिशन है और 1:1 है, तो दो 1:1 का कंपोजिशन भी 1:1 होगा। ऐसा हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आए हैं। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज ऑन लिनियर अलजेब्रा। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टाटा।